बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के दो अहम इदारों के हवाले से मामलात सियासत में चल रहे हैं। एक मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और एक नैब के इदारे का, जो कि एहतसाब का इदारा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा जिसने मुल्क में इंतखाबात कराने होते हैं और आइंदा इंतखाबात शफाफ हों। तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें ये चाहती हैं, एटलीस्ट उस ख्वाहिश का इजहार करती हैं, और ये काम इसी इदारे का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अब हुकूमत की तरफ से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल आया, उस पर भी इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात थे। फिर ईवीएम की बात हुई तो उस पर भी 28 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाए। अब जिस अंदाज में हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नहीं बल्कि उनके सरबराह से शिकायतें हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शिकायतें हैं। और आज खुसूसी तौर पर जो फवाद चौधरी साहब और शिबली फराज साहब ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आला कार तो कहा ही ऑपोजिशन का, लेकिन साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान हैं उनको कहा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ देखें, जो उनके फैसले उस पर नजरसानी करें, जिस पर ऑपोजिशन का मौक़िफ़ आया है कि ये उन मेंबरान को बगावत के खिलाफ उकसा रहे हैं। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा सुनाइए। हमारी ये राय कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं और ईवीएम को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिस तरीके से वो मुस्बत जो मटेरियल था उसको एक्सक्लूड किया गया, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है, उसके वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ हैं। यहाँ पर मैं जो दूसरे दो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए और इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो फैसले हैं उनको खुद रिव्यू करिए। तो दीगर मेंबरान को कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों को रिव्यू करें। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमान की तरफ से मौक़िफ़ आया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन वफाकी वज़रा को सज़ा दे। ये वज़ीर आज़म के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो लोग उकसा रहे हैं ये बगावत के ज़ुमरे में आता है और इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये मामलात कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अभी तक जो हालात चल रहे हैं, एक तो उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कराया था जब हुकूमत चाहती थी कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेट के जरिए हों, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये गैर आईनी है, मुमकिन नहीं हो सकता। फिर दूसरा हमने देखा कि डस्का इलेक्शन के बाद जिस अंदाज में प्रेस रिलीज आई उस पर हुकूमत जो है वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दी, इसका जिक्र भी वज़ीर आज़म साहब ने किया। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल के हवाले से उनके जो एतराज़ात हैं, उसके बाद ईवीएम पर जो एतराज़ात हैं, तो लगता नहीं है कि किसी भी सूरत इलेक्शन कमीशन जो है वो उन मामलात को, उन चीज़ों को मानने को तैयार है जो इस वक्त हुकूमत चाहती है। दूसरा मामला है नैब का, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि चेयरमैन नैब जो है उनकी नाकाबिले तौसी मुद्दत मुलाजमत 4 साल की अगले महीने पूरी हो रही है। अब इस पर जो इत्तलात हैं कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत चाहती है कि उनकी इस मुद्दत मुलाजमत में उनको तौसी दे दी जाए और इस हवाले से यूजली तरीक़ाकार तो ये है कि आप अपोजिशन लीडर से मुशावरत करते हैं और इस वक्त हुकूमत कहती है कि हम अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे इस मामले पर। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, आप पैनलिस्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर सस्सी पलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपका भी बेहद शुक्रिया। और जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका भी। राजा आमिर अब्बास साहब, इलेक्शन कमीशन के मामलात कहाँ तक आपको जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस हद तक नहीं रही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें सुने या ईवीएम को देखे या एतराज़ात बताए, हम दूर कर देंगे। अब तो सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा जा रहा है कि जी आप अपोजिशन के आलाए कार हैं और मेंबरान से अब तो कहा जा रहा है कि उनके फैसलों को रिव्यू करें। देखिए सादिया,
बारहा ये कहा जाता है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी अदारा है, आइन की पैदावार है, और आइनी अगर अदारा है तो आइन ने उसको जो तख्लीक दिया है किसी पर्पस के लिए दिया है। आइन ने उसको जो वजूद में लेकर आया है वो एक झंडे के लिए नहीं, या मराद के लिए नहीं, या रिटायरमेंट के बाद नौकरी हासिल करने के लिए नहीं। आइन ने उनकी एक ड्यूटी लगाई है, और वो ड्यूटी है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और फिर उसी आइन ने लिखा है कि आपने सेफगार्ड करना है मिसकंडक्ट के बारे में, करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। ये चीज़ हमें नज़र आई कि जब वो पटिशन, वो रेफरेंस आया सेनेट वाला, तो वहाँ पे जब फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको याद दहानी कराई उस फैसले में, और बताया कि आपकी आइनी जिम्मेदारियाँ ये हैं और आपने ये करना है। और उसी फैसले में लिखा कि अगर इलेक्शन के लिए आपको मॉडर्न डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है तो आप जाइए उस तरफ और मॉडर्न डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस कराइए कि दुनिया भर में ये हो रहा है, और ये आपकी एक आइनी जिम्मेदारी है। अब जब आपकी आइनी जिम्मेदारी के जोन सी है उसको आपने पूरा करना है, और उसको अगर आप पूरा नहीं करते तो तमाम अदारों पे चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। पीपल हैव अ राइट एंड गवर्नमेंट हैज़ अ राइट कि वो क्रिटिसाइज करें कि जनाब ये आइनी जिम्मेदारी है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि पैसे पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते, रिश्वत का इल्जाम लगाया, धांधली का इल्जाम लगाया, वो चीजें हैं। धांधली के इल्जामात तो लगते रहे इलेक्शन कमीशन पे, हर हारने वाली जमात जो है वो इस इदारे को क्रिटिसाइज अब बात हमने देखनी है कि जनाब ये क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो हमको उम्मीद थी कि अदारे मजबूत होंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो नैब का इदारा हो, ये जो ऐसे सूरत हाल चल रही है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि वो मज़ीद कमज़ोर हो रही है। और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो वजूहात हमें नज़र आती है कि जब आपने रिफॉर्म्स लानी थी तो आपने कानून साजी तो की नहीं, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। और वो कानून साजी क्या थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ईवीएम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जी आप उसके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कैसे करते हैं। अपॉइंटमेंट में जब ये कह दिया जाता है कि लीडर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो गवर्नमेंट ले ले, एक मेंबर अपोजिशन ले ले, एक मेंबर फलानी पार्टी ले ले, तो वो ऐसे होता है कि जब उन मेंबर्स को पार्टी जो है वो सिर्फ वाहिद इशू नहीं है, ईवीएम तो एक उसमें शायद शेक है, एक मशीन का मामला है, और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के जो वोट हैं वो चीजें हैं। लेकिन ये क्यों नहीं लाते कि जब एक मेंबर को आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी लेके आती है तो फिर भले से कानून कुछ भी कहता हो, वो उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सर्व करना है। दिस इज द डायलेमा। और यही हमें इलेक्शन कमीशन में नजर आया कि सिंध की सीट उसकी हो गई, केपी की उसकी होगी, एक बंदर बांट होगी, इंस्टेड के मेरिट्स पे लोग आते हैं और वो चलते। तो इस वजह से हमें इश्यूज अब उभरते हुए। अच्छा चीमा साहब, एक चीज देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या इस इदारे से माजी में किसी को शिकायतें नहीं रही? तो बिल्कुल रही हैं। क्या हर हारने वाली जमात ने इस इदारे पर इल्जामात नहीं लगाए? बिल्कुल लगाए हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने ही जो इलेक्शन कवानीन हैं उन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल कामयाब होता है, नहीं होता? उसका जवाब भी हमें पता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें तो हैं, मतलब आप ऑब्वियसली हम जनरलाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जहां पर गुंजाइश है, लेकिन आपकी हुकूमत के बाद जो बुनियादी 3-4 चीज़ें जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाए और जिस पर ऑपोजिशन भी कहती है कि ये वजह है आपकी नाराज़गी की, डस्का इलेक्शन, उनकी प्रेस रिलीज, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपकी जमात का, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया। सेनेट इलेक्शन आप चाहते थे कि जी ओपन बैलेट के जरिए हो, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा नहीं पॉसिबल है, गैर आईनी काम है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल्स पे उनके ऑब्जेक्शंस आ गए 28, और फिर ईवीएम पर एतराज़ात आ गए। तो इन चीज़ों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ गलत है? देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि पुराने दौर में जो इतराज़ात नहीं कभी आए वो ये था कि हुकूमतें अपनी पावर को इस्तेमाल करती थी, मैनूवर करती थी इलेक्शन को, और इलेक्शन कमीशन कभी भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस काबिल नहीं रहा कि वो हुकूमत की मैनूवरिंग को कम कर सके। कभी ऐसा नहीं रहा कि इलेक्शन डीसी के पास है, इलेक्शन टीचर के पास है, इलेक्शन पुलिस के पास है, इलेक्शन लोकल जो पावरफुल लोग हैं उनके पास होता है, और इलेक्शन कमीशन ने कभी उसमें यू कैन से उसमें असर्ट नहीं किया।
पहली बार है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट करना चाहती है। ये इम्प्रूवमेंट बेसिकली इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसी लेवल पे, या आप कह रहे हैं कि कानून साजी के लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, या टेक्नोलॉजी के लेवल पे कोई ऐसे यू कैन से बना के चला जाए कवानीन, या ऐसी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन कर ले कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है कम हो जाए और धांधली का रास्ता रोक सके। और फिर साथ ही इलेक्शन कमीशन को, या मुझे, या राजा साहब को, सारों को, आपको सारों को पता है कि पहला इलेक्शन है जो सिटिंग गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कराया 1977 का इलेक्शन था, 77 का। 77 के इलेक्शन में 4 वज़ीर आला बिला मुकाबला जीत गए और वज़ीर आज़म बिला मुकाबला जीत गए। उस इलेक्शन के बाद आज तक एक भी ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें कहा गया हो, किसी ने धांधली का जिक्र ना किया हो, या पहला लफ्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलने से पहले उसने धांधली ना कहा हो। हमेशा हारने वाला धांधली कहता है और जीतने वाला भी कहता है धांधली हुई वरना मुझे सीटें इससे ज्यादा मिलनी थी। ये है मौजूदा स्टेट ऑफ अफेयर्स। इस स्टेट ऑफ अफेयर से बाहर निकलना है। मेरा सवाल ये है कि देखें, ये एक आईनी इदारा, इलेक्शन तो बहरहाल इन्होंने ही करवाना है, लेकिन जिस तरीके से आपके वुज़रा, आपकी हुकूमत चीज़ें इनके साथ लेकर चल रहे हैं, जो एक महाज खड़ा कर दिया है इस इलेक्शन कमीशन के साथ, स्पेशली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, तो ऐसे हल किस तरीके से निकलेगा? यानी जब उनके 28 एतराज़ात आए थे तो आपके वुज़रा ने कहा कि हम उनके एतराज़ात दूर कर देंगे। अब बात उससे आगे निकल के आप कहते हैं कि जी उनके एतराज़ात हैं ही मज़हका खेज़। देखें, इसमें मैं प्राइम मिनिस्टर का मुआवन खुसूसी हूँ। प्राइम मिनिस्टर हैं, सेनेट के चेयरमैन हैं, कोई वजीर होगा, कोई वजीर आला होगा, कोई इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन होगा, कोई नैब का होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। किसी आदमी की अना इतनी बड़ी नहीं है कि 23 करोड़ लोगों को उसको कुर्बान कर दिया जाए। इलेक्शन का प्रोसेस जो जमहूरी प्रोसेस है, इसकी बेस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अना कहां से आ गई? आप इतने बड़े कहां से हो गए कि आपकी अना जो है ये पूरे प्रोसेस को डीरेल कर दे या खराब कर दे? मैं समझता हूं बात ये नहीं है कि किस वजीर ने क्या कहा या किसी ने क्या कहा। आपकी बेसिक जिम्मेदारी है, आप बड़े आदमी हैं, आप एक आईनी अदारे के सरबराह हैं, आप अना को एक तरफ रख के आप चल पड़े उठ के कि मुझे बताएं, या मैं बताता हूं आपको कि फ्री एंड फेयर होते कैसे हैं, या मुझे आप बताएं कि फ्री एंड फेयर कैसे। दो चीजें आप कहते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो अना आड़े आ रही है, वो अना को साइड पे रखें और आगे बढ़ें। दूसरी तरफ वुज़रा जो इल्जामात लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से आवाज ये आती है, जो नोटिसेस भी सर्व हुए आजम स्वाति को, फवाद चौधरी को, कि आपने का पैसे पकड़ते हैं, धांधली करते हैं, अपोजिशन के आलाकार हैं, अब आप साबित करें। मूविंग ऑन, मैं आती हूँ इस पे मजीद। ये आपने अच्छा नुक्ता उठाया कि वो अना खत्म करें। सेनेटर शशि पलेजो साहिबा, ये जो चीमा साहब बात कर रहे हैं, या जो आपकी जमात कहती है, PMLN, तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें बात करती हैं कि हम चाहते हैं कि शफाफ इंतखाबात हों, पाकिस्तान के हिस्ट्री में कोई तो ऐसे इंतखाबात हो जाएं कि जिस पर तमाम लोग, हारने वाले लोग भी जो है वो मुत्तफिक हों उनके नताइज से। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ इस इदारे के जरिए जो चीज़ें कही जा रही हैं उन पर एतराज़ात को किसी ना किसी हद तक मिल बैठ के दूर किया जा सकता है, लेकिन वो मामला बढ़ता चला जा रहा है? और ये आप अग्री करेंगी कि यहाँ इस वक्त ईगो दिखाई जा रही है इदारे के सरबराह की तरफ से? सादिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा ही अहम इशू है, और ये हकीकत है कि ये जो फेडरल मिनिस्टर साहबान जो है आपस से बाहर हो गए। The kind of language they have used today, I mean, it must condemn each and everywhere. ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी। दूसरी ये कि PTI को इलेक्शन का दर्द पेट का मरोड़ नहीं पड़ना चाहिए, उनको इलेक्शन नहीं करवाने। वो इंटरिम गवर्नमेंट आती है, वो निगरान हुकूमत का काम होता है, और इलेक्शन कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन का ही काम है। आइन की हर चीज में जो है ये रोड़े नहीं अटका सकते PTI। और दूसरी चीज, उनकी ख्वाहिश मुताबिक नहीं चलते आए। दूसरी चीज ये, उसके लिए पार्लियामेंट है, कानून साजी के तहत। अभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसी चीज हुक्म देकर नहीं की। हाँ, इंटरप्रिटेशन उन्होंने की होगी आईनी आर्टिकल की, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस तरह नहीं कहा कि इस चीज को इस तरह करना है। वो उन्होंने बारहा, चाहे वो आई वोटिंग पर वो कोई पिटीशन में बंदा गया हो या जो है सेनेट के हवाले से गया हो, उन्होंने हमेशा कहा है कि पार्लियामेंट मौजूद है, आपकी जो है ये 2/3 मेजॉरिटी वाली, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली जो भी लेजिस्लेशन है,
ये पार्लियामेंट का काम है, हमारे सर पर मत ठीक थोपिए। है, बट हमारी सियासी जमातों ने इंक्लूडिंग ऑपोजिशन पार्टीज सादिया, अपना कितना किरदार अदा सादिया, किया उसी पे मैं आ रही है हूँ। उस कानून साजी के लिए जो सादिया, आप कह रही हैं? मैं उसी पे आ रही हूँ। जी, यहाँ जी। बहुत सारी बातें हुई है ना, उसमें अब ये है कि पहली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ही करा सकता है इलेक्शन, उसमें मशीनें फलाना XYZ फवाद चौधरी इनका काम नहीं है, वो अपनी बात रख सकते हैं पार्लियामेंट में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसमें नहीं हो सकती। पहली बात ये, पाकिस्तान को ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा गया हुआ मुल्क भी नहीं है जहाँ सिर्फ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ मामला हल किए जाएं। दूसरी चीज ये कि पहले जलाने की बात की गई, फिर धमकी दी गई, अब ये कहेंगे अपोजिशन के कहने पे चल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है ना उस तरह हो सकता है। एवरीबॉडी इज यू नो कीपिंग एन आई ऑन ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज जो है इतनी ऑब्वियस है, सूरज की तरह आया है। ये जो भी ढकोसलेबाजी कर रहे हैं हुकूमती जानिब से, वो एक तो आया हो चुकी है। दूसरी चीज ये, हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई 37 पॉइंट ये भी तो मानते हैं ना, 27 तो है, इनके भी कानूनी माहिर कहते हैं कि वो आपके आइन के डायरेक्ट ठीक है, ठीक है। उसमें एक क्लियर एक वायलेशन अगर आ रही हो तो वो जो बंदा जो है, आप बाशूर कोई भी बंदा, भले वो लॉ न पढ़ी हो, उसने आइन के आर्टिकल ना आते हो, पार्लियामेंट में वो भी कहेगा कि ये क्या किस्म का मजाक कर रखा है पीटीआई ने। अब उसमें पार्लियामेंट के थ्रू होनी है तो स्टैंडिंग कमेटी को अपने काम करने दिया जाए ना, वहाँ धमकी क्यों दी जाती है इलेक्शन कमीशन को? वहाँ आकर क्यों कहा जाता है कि जला देंगे, मार सेनेट कमेटी के वो ठीक है, वहाँ क्यों धमकी दी? अच्छा, ये मैं इस पे ज़रा बात कर लूँ मैं राजा आमिर अब्बास साहब से, कि जो जब ये चीज़ें हुकूमत के वुज़रा की तरफ से कही जाएंगी कि आपने पैसे पकड़े हुए, धांधली की हुई, एक तो मैंने कहा ना कि ये हर कोई वैसे कहता है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन हारने के बाद, जब आप इस तरह मीटिंग में वुज़रा डायरेक्ट टारगेट करते हैं, और वो जो उनके मेम्बरान ने कहा कि सदर साहब भी मौजूद थे एक जगह, फिर उन्होंने वो सदर साहब भी कहते हैं कि जी मुस्कुरा रहे थे, तो फिर क्या हुकूमत पर, इतने रिस्पॉन्सिबल वुज़रा पर ये बनता नहीं कि फिर आप सबूत भी दे दें? देखिए, अभी जिस पर इलेक्शन कमीशन को ज्यादा गुस्सा आया हुआ है कि जी अल्टीमेटली इलेक्शन तो कराने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कराने, एक कानून के तहत कराने हैं। कानून अगर बनता है कोई इलेक्शन कमीशन का या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आते हैं, वो आपके पार्लियामेंट ने सिंपल मेजॉरिटी से बना देना है। वंस दे हैव फ्रेम्ड द लॉ, फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, उसके तहत उसने इलेक्शन करवाने हैं। अब हालिया मैंने एक जब स्टेटमेंट देखी तो वो कहते हैं कि जी हमें ईवीएम पे कोई इतराज़ नहीं है अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस डेवलप कर ले। हाँ, और ये भी आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो खुद चाहते थे बहुत पहले से कि ईवीएम का इस्तेमाल हो। अब इसका मतलब ये है कि मशीनों पे या टेक्नोलॉजी पे या उस वोटिंग के तरीक़ेकार पे आपको इतराज़ नहीं है, आपको इतराज़ है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये आपस में क्यों नहीं कंसेंसस। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई आर्बिट्रेशन कराए या उनको बिठा के किसी एक जगह पे लेके आए। फिर अगर बट इसमें अच्छा चले, बट इसमें ये कितना हद तक सही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक आपने एक बिल पास करवा दिया है, इलेक्शन कमीशन जिस इदारे ने करवाने हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कानून के मुताबिक कराने हैं, आप कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्शन नहीं अपना बता सकते या बता सकते हैं, जिस तरह 28 एतराज़ात तो लगाए ना उन्होंने, एतराज़ात लगाएं, फिर जो ये पार्लियामेंट है अगर उसे तब भी नज़रअंदाज करके पास कर देती है तो फिर जो रास्ता होता है वो होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि ये जो कानून साजी हुई है ये आइन की फलानी शिक के मुतरादिफ है, बट यू कैनॉट गिव योर डिसीजन। तो ऐसी सूरत आम नुक्ता आपने बताया कि आप बजाय इसके कि बयानात दें, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होती। और अगर आपको कोई इशू आता है तो फिर अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये आइन के अल्ट्रा वायरिस है या नहीं। तो ये इसको अननेसेसरी पब्लिक में आके, और यू आर राइट कि ये चीजें अवॉइड बिल्कुल हो सकती थी, अवॉइड करने वाली चीजें ना करते, हुकूमत की तरफ से ना होती, मसला ना बनता। ये एलिगेशंस लगाना इस किस्म के तो प्रूफ मांगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि जनाब नहीं ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इसको जो हम लेके आना चाह रहे हैं उसके रास्ते में कोई हर्डल्स अननेसेसरी क्रिएट की जा रही हैं, तो आपका जो आईनी अदारा हो कुछ भी हो उसको क्रिटिसाइज करना या उसके स्टांस को कहना कि ये गलत है, इट इज नॉट अनलॉफुल या कोई ऐसी बात नहीं। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। चीमा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले राजा आमिर अब्बास साहब भी यही बात कर रहे थे कि इस मामले को तूल देने का कोई फ़ायदा है नहीं। जब इस तरीके से पब्लिक में आके आप लोग, हुकूमत के लोग जो हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और एक आईनी इदारे पर इल्ज़ामात लगाएंगे, वो इदारा जिस पे कल तक अपोजिशन की जमातें या जहाँ जहाँ जो इलेक्शन हार जाता है उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो अब तो आप खुद हुकूमत जो है वो इस इदारे को बदनाम कर रहे हैं। तो एक तो ऑब्वियसली ट्रस्ट डेफिसिट पहले ही है, वो भी बढ़ता चला जाएगा और चीज़ें और ख़राब होंगी। देखिए, इसमें आप कह लें ये जो राइट नाउ अभी तक कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का, वो कंडक्ट जो है ये 37 या 27 इतराज़ात की बात हो रही है। आपने यकीनन पढ़े होंगे, मैंने कुछ पढ़े हैं उसमें से। उन इतराज़ात को देखें तो इतराज़ात एक्चुअली 6 या 7 हैं। मतलब उसके देखें, मैंने आज तक इतना कोई नहीं देखा भोला भाला आदमी या कोई कम अक्ल नहीं देखा कि एक ही फिक्रे को 6 बार मुख्तलिफ अल्फाज बदल करके सेंटेंस बदल के लिख देवे। उसमें अगर ग्रुपिंग करेंगे तो 5 या 6 या 7 इतराज़ात बनते हैं। 37 मतलब जोर बयान पैदा करने के लिए आपने लिखा जी मैंने 37 इतराज़ात कर दिए। अब इससे राजनीति तो वाज़ेह हो जाती है। उसमें एक इतराज़ ये है कि इलेक्शन, ये जो आप कह लें ये जो अपना ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन जो है उसकी हिफाजत कौन करेगा? भाई, जिस तरह आप वोटर की पर्ची की हिफाजत करते हैं, जिस तरह आप सदुकड़ियाँ लेके जाते हैं, जिस तरह आप फॉर्म्स की हिफाजत करते हैं, उसी तरह उसकी हिफाजत करनी है। फिर यह है कि उसमें जो आप कह लें उसमें जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो जाएगी, वो उसको हैक हो जाएगी। सॉफ्टवेयर आप कह लें कि जो चीज़ नेट से कनेक्टेड नहीं है वो कभी हैक हो नहीं सकती। सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन उसका जो आखिरी पोजेशन है या उसकी सेंटिटी या ओरिजिनलिटी चेक करनी है वो आपने करनी है कि वो मशीन जो है उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक है, ओरिजिनल है, इसमें जो इनपुट दिया जाए वही आउटपुट निकलता है। आप 1000 बार चेक करें, 5000 बार चेक करें, आपने करनी है, आप ही उसके जिम्मेदार हैं। फिर मशीन की हिफाजत कौन करेगा? ज़ाहिर है उसके भी जिम्मेदार आप हैं। फिर वहाँ कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को बताया गया कि जनाब इसकी तो बहुत सी जगह नहीं है, बिजली नहीं है, भाई उसके साथ बैटरी लगी हुई है, लॉन्ग टर्म बैटरी है, वो चलनी है। और फिर कि जी वो यू कैन से कि ट्रांसमिट कैसे होंगे? भाई ट्रांसमिट में जो उसकी आपने जो वोट डाला है, आइडेंटिफिकेशन जो है, बेसिकली मशीन क्या, ईवीएम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है कि आपने। और यहाँ पाकिस्तान में अगर आज देखें तो आप पाकिस्तान में तकरीबन तमाम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, वो आपका पासपोर्ट बने, वो आईडी कार्ड बने, आपको इनहेरिटेंस मिले, आपकी जमीन बिके, जमीन खरीदे, आप अंगूठे का निशान लगाते हैं। अंगूठे का निशान पाकिस्तान के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा आप कह लें कि परफेक्ट तरीका या काबिल इत्मीनान तरीका यही है। इसके अलावा काबिल इत्मीनान तरीका बाकी सारे से कम है, गवाही कम तरीका है, फोटो कम काबिल इत्मीनान है, सबसे ज्यादा यही है। अब चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसके साथ बैटरी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं आरटीएस सिस्टम भी बैठ जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी गायब हो जाते हैं। लेकिन चीमा साहब मुझे एक बात बताएं, असल मामले पे आते हैं, कानून साजी वाला मामला, कि कानून साजी क्यों नहीं हो सकी, वो किसको आप मुर्द इल्जाम ठहराएंगे? देखिए, कानून साजी आपने बाद में करनी है। पहले यह है कि आप एक इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, उस इंटरवेंशन पे लोगों को आपने कन्विंस करना है, आपने अपोजिशन को कन्विंस करना है, आपने सिविल सोसाइटी को कन्विंस करना है, आपने मीडिया को कन्विंस करना है, आपने इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना है। आप कन्विंस करने जाते हैं, जिन्होंने कन्विंस होना है, जिन्होंने जाली वोटर लिस्ट बनाई वो भाग जाते हैं। भाई उनका भागना समझ आता है। इलेक्शन कमीशन का उस पर इतराजात कर देना, कह देना, उसका फैसला दे देना कि इसे धांधली हो जाएगी, भाई ये ठीक नहीं है। आपने पूछा नहीं, आपने देखा नहीं, आपने कोई इंटरवेंशन की नहीं, आपने सुजेस्ट कुछ नहीं किया। बेसिक अगर जिम्मेदारी देखें तो हुकूमत की जिम्मेदारी तो है ही है इलेक्शन कराना, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हम सबसे ज्यादा जो इतराजात आते हैं बाद में वो इलेक्शन कमीशन पे आते हैं। उनका काम है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जिम्मेदारी लें और उसके लिए जो कुछ हो सकता है करें। वो इस पर तैयार ही नहीं है। वो चाहते हैं कि जो करंट सिचुएशन है वो बहाल रहे। करंट सिचुएशन बहाल रखने का मतलब क्या? ठीक है, लेकिन ये ससी पे ले जो तो मैं क्या ये जो अभी बात हो रही है, अब वो कहते हैं, हुकूमत कहती है कि ऑपोजिशन क्या अलायकार हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इससे पहले जहां पर हुकूमत कोई जीत जाए तो वहां ऑपोजिशन आपकी जमात या पीएमएलएन की जमात से एतराज आते हैं कि देखें इलेक्शन कमीशन हमारी नहीं सुन रहा, इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं ले रहा, आप लोग उनको हुकूमत के अलायकार कह देते हैं। जैसे नैब के इदारे में नैब न्याजी गठजोड़ आप लोगों की तरफ से नाम पड़ गया। सो ये चीज इलेक्शन कमीशन भी फिर क्या करे? वो भी एक इदारा है, वो भी ये उनकी तरफ से भी बार बार बात की जाती है कि जी हम कोई सियासी पार्टी तो है नहीं, लेकिन हमारे पे दोनों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। सादिया,
देखिए आईनी जो तकाजे होते हैं वो जी पूरे करने, अब इलेक्शन कमीशन हो या नैब के हवाले से जो आपने इंट्रो में भी बात की, यहाँ थोड़ा सा लाइट का बहरान है जो मैं समझ सकी शुरू में, तो उसमें भी ये था कि ये आईनी रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल कि भाई उसमें भी जो अपोजिशन को मिल बिठाना होता है। इसी में आप देख लें कि बदनीयती जाहिर हो चुकी है कि हुकूमत ने कहा है कि हम ये नहीं करेंगे या नहीं करना चाहते, यानी वो हर चीज को अपनी उंगली पे चलाना चाह रहे हैं। अब जो इदारे हैं जाहिर बात है उसके रूल्स बने हुए हैं, वो आइन के रूल्स से जो है उनको काम करना है। अगर आप वहाँ फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और उसके बाद जो है सारी चीजें ही आप अपने आप को अकले कुल समझकर अपनी जात में हर वजीर एक अंजुमन है और वो जो भी पॉलिसी उनकी वो बजाय वो ऐसा फील कराते हैं कि ये कोई आइन में से वो निकाल कर वो चीज पेश कर रहे हैं और पेशकश इनकी जो है इतनी भोंडी है, पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर, ओ खुदा तौबा तौबा तौबा, ये लोग जो है हुकूमत करने के लिए इतना उनको स्पेस भी मिला 3 सालों में, या तो कुछ नहीं, पेट्रोलियम, तेल, अद्वियात की कीमतों से हर चीज जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जो है आईनी इदारों के हवाले से क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद, अच्छा लेकिन देखें असल चीज तो देखें ससी पलेजो साहिबा, आपकी जमात, PMLN, चीमा साहब की जमात या दीगर जमातें जो इस वक्त पार्लियामान में बैठी हैं, असल जिम्मेदारी तो आप सब पे है कि भाई आप लोगों ने कानून साजी करनी थी, हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर कवानीन बनाने थे। इलेक्शन कमीशन का काम है उन कवानीन को वो फॉलो करे। उनको बहुत एतराजात होते, आप लोगों से पार्लियामान से डिस्कस होते, फिर भी नहीं होते। जो राजा अब्बास साहब ने कहा कि फिर आप चले जाते, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, वो उनका काम है, लेकिन कानून साजी तो होती। पहली बात जी, पार्लियामेंट को जितने दिन बैठना चाहिए वो तो आपने देखा कि ताले लगे होते हैं, या एक दिन इजलास हो रहा होता है उसी रात को जो है ऑर्डिनेंस आ जाता है, यानी इतने डरे हुए हैं, इतने ये दहशतज़दा है, लेकिन इनको पता नहीं है कि खुद उनके जो है जारहाना तरीके वो खुद लोगों को पेट्रोलियम बम के बाद दूसरी चीजों के कितना दहशतज़दा किया हुआ है। अब ये है कि हर चीज में आपके रूल्स, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक चलना है। अपनी अदालत भी वो नैब में आकर खुद लगाते हैं, कटेड़ा भी खुद बनाते हैं, मुंसिफ भी खुद बनते हैं। दूसरी तरफ जो है जहाँ जहाँ उनको एक्सटेंशन देनी होती है वहां भी आकर जो है अपने पर फैला देते हैं। जहाँ उनको रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत स्टैंडिंग कमेटीज हो, स्पेशल कमेटीज हो, या जो है ये देखिए जैसे इलेक्शन का मामला जो बात हो रही है, थोड़ा सा मुझे टाइम जरूर दीजिएगा। ये रोज ये अमेंडमेंट्स नहीं आती, ये कभी कभार आती हैं और ये देरपा होती हैं। ये एक तरह से इन अ वे वी कैन से दैट यू नो ऑब्वियसली एवरी पार्टी हैज गॉट राइट टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज यू नो कॉन्स्टिट्यूशन के मूजब उसमें, लेकिन वो आकर पार्लियामेंट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने क्या देखा, हमने देखा कि वो कहते हैं कि नहीं हमारे मैनिफेस्टो में जो बात लिखी हुई है ना साहब के हवाले से, बड़ा इंतकाम वो हमारे मैनिफेस्टो में इलेक्शन कमीशन की बात किसने कहा है कि ईवीएम पे हमने हाँ किए, टेक्निकली 2 वे ईवीएम में बहुत बड़े जो है वो वो फुल प्रूफ नहीं है, वो हैक की जा सकती है आई वोटिंग के हवाले से, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, वो प्रोजेक्ट क्विकली इस पे मैं राजा आमिर अब्बास साहब इस पे जरा बात करके फिर हम जरा दूसरे इदारे की तरफ भी जाते हैं। नैब के जो चेयरमैन की तकर्री का मामला है, पहले इलेक्शन कमीशन, ये मामला अगर इसी तरीके से प्रोलॉन्ग होता है और ये वहाँ से वार होगा, फिर जवाबी वार आएगा, तो ये तो फिर पूरे प्रोसेस को मशकूक, ऑलरेडी हमारी जमातें जो हैं वो एतबार नहीं करती हैं, आगे भी फिर यही होगा। जमातें कुछ बॉयकॉट कर रही होंगी, कुछ कहेंगी कि नहीं जी ये नताइज ही गलत हैं, तो सही तरीके से हुआ ही नहीं। हैंड्स अप तो कर चुका है इदारा आपका। ये डायरेक्शन सही नहीं है। जो डायरेक्शन है वो ये है कि आप कोई कानून लाना चाह रहे हैं तो आपका आईन पाकिस्तान आपको ये इख्तियार देता है कि अगर आपके पास सिंपल मेजॉरिटी है और आप इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम करना चाहते हैं और वो नंबर्स आपको नेशनल असम्बली और सेनेट से अगर पास हो जाता है, सेनेट से नहीं होता, मुश्तरका इजलास से पास हो जाता है, तो वो कानून बन जाता है, बनिस्बत इसके कि आप तवज्जो दें प्रेसर्स पे और टीवी पे आके बात करें, कानून साजी वो जाके कानून साजी करें, पार्लियामेंट में रखें, और वंस पार्लियामेंट अप्रूव्स, चाहे अपोजिशन को उससे इख्तिलाफ है या नहीं है, इट्स अ लॉ, अगर वो कानून बन गया। आपने जैसे पहले कहा इलेक्शन कमीशन को एतराज है, सुन लें एतराजात, उनके एतराजात फिर भी दूर नहीं होते, तो इलेक्शन कमीशन हैज दिस राइट टू गो टू हर किसी को ये है, दैट इज द प्रॉपर वे। इंस्टेड कि जी आप इसको इलेक्शन तक ले जाएं और फिर वहीं के वहीं आ जाएं कि जनाब ना कानून साजी हुई ना कुछ हुआ और फिर ऑर्डिनेंस ले आएं। ये ऑर्डिनेंस के जरिए आज आप अगर कोई चीज़ें लाते हैं तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, और इसको थोड़ा सा इनको अपनी जो सिमत है उसे
सही डायरेक्शन देनी सही है। होगी। अब नैब का जो मामला है, चेयरमैन नैब जो हैं वो अगले माह उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने जा रही है। जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत करनी पड़ती है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सदर, कौमी असम्बली के कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से नाकाबिले तौसी 4 साल मुद्दत के लिए सदर की मुतय्यन करदा शराइत पर चेयरमैन नैब मुकर्रर किए जाते हैं और जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के तरीक़ाकार के सिवा किसी और तरीके से नहीं हटाया जा सकता। तो ये तो नैब ऑर्डिनेंस में है उनके तकर्रुरी का कानून। अब इसमें जो हुकूमत कर रही है आमिर अब्बास साहब, वो सही है? अब ये तो क्लियर नहीं है कि हुकूमत कर क्या रही है। मुशावरत नहीं कर रहे ना ऑपोजिशन लीडर के साथ। अभी ये वो कहते हैं वो मुल्ज़िम है खुद नैब के, तो हम क्यों करें? आज से मैं तकरीबन 2 माह पहले से ये बात कर रहा हूँ कि एथिकली, मॉरली या लीगली क्या आप किसी ऐसे शख्स को ये इख्तियार दे सकते हैं कि मेरे ऊपर करप्शन के केसेस हैं और मैं फलाने शख्स को लगाना चाहता हूँ, वो आके ठीक करे। लेकिन उसको इस चीज़ को दूर करने का तरीका अगेन मैं कहूँगा यही था कि आप पार्लियामेंट में जाते, आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यू डू नॉट नीड 2/3। सिंपल मेजॉरिटी से नैब का जो पहले चेयरमैन अपॉइंट करने का तरीक़ाकार था वो मुख्तलिफ था। शुरू में जब आया उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज से कंसल्टेशन की जाती थी। आप समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो आप आइन में उसमें नैब के जो NAO 1999 है उसमें तरमीम ले आए सेक्शन 6 में कि जनाब चेयरमैन नैब को हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट करेगी या जो भी आपका विजडम कहता है। आप उसमें से लेकिन ये आपने नहीं किया और मैं तब भी कह रहा था कि एंड टाइम पे आके आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए, देखिए अभी प्रोसिक्यूटर जनरल की भी यही पोजीशन थी और उसको भी इन्होंने एंड टाइम पे आके एक ऑर्डिनेंस के जरिए देखिए सादिया कल को फिर कोई और हुकूमत होगी वो ऑर्डिनेंस ले आएगी कि 4 साल नहीं हम इसको 20 साल की मुद्दत देते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला मौजूद है चौधरी निसार अली खान का कि जब उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल को दोबारा अपॉइंट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई मकसद था कि इसको नॉन एक्सटेंडेबल हमने रखा या जो पार्लियामेंट है उसने रखा। उसका विजडम ये था कि कहीं चेयरमैन नैब को ये लालच ना दिया जाए कि जनाब ये आप कर दें, ये ना करें और हम आपकी मुद्दत मुलाजमत को मजीद 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। और नंबर 2, जब आप एक चेयरमैन लगाते हैं तो कंसल्टेशन इज मैंडेटरी विद द लीडर ऑफ आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो चीमा साहब से भी इसका जवाब लेंगे कि क्यों इस वक्त उनकी एक्सटेंशन के लिए बात हो रही है हुकूमत की तरफ से चेयरमैन नैब की। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने कहा है कि वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे क्योंकि अपोजिशन लीडर खुद नैब के मुल्जिम हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए उनको मुद्दत मुलाजमत में तौसी देने पर गौर किया जा रहा है। चीमा साहब, कतई नज़र इसके कि चेयरमैन नैब कौन है, उनकी शख्सियत की ऑब्वियसली बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कोई भी इदारा हो और उसका सरबरा जब मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाए तो जैसे राजा आमिर अब्बास साहब ने वर्ड यूज़ किया कि पर्सन स्पेसिफिक, तो क्या ये इक़दाम हमारा पर्सन स्पेसिफिक होने जा रहा है हुकूमत की तरफ से? और क्या इस मुल्क में इतना कहतो रजाल है कि कोई और बंदा हमें मिलता ही नहीं है, उन्हीं को एक्सटेंशन देनी है? मेरा तो नहीं ख्याल कि ये डिसीजन ऐसा कि उनको एक्सटेंशन देनी है, ऐसी कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी है। बेसिक जो बात है वो तो ये है कि एक बंदा जो इस वक्त नैब में जिसमें 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, उसने अगर अगला नैब का चेयरमैन मुकर्रर करना है तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ये अपोजिशन पार्टी है। अपोजिशन पार्टी किसी बंदे को नामजद करे कि जनाब आप जाके तो बैठ के फैसला कर लें। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं इलाकी तौर पर उनका हक नहीं बनता कि आके बैठें और फैसला करें, ये एक बड़ी अजीब सी मतलब आप कह लें कि बात होगी। बाकी कह तो रजाल वाली बात नहीं है इसमें असल अभी तक। बट कानून आपका कहता है कि आप उनसे मुशावरत करेंगे तो फिर कानून तब्दील कर दें। अच्छा,
इशू ये नहीं, मैं समझता हूँ कानून एक और चीज़ है, आपकी मॉरल पोजीशन एक और चीज़ है। ये दो और कानून मैं समझता हूँ कि अपोजिशन है ना, अपोजिशन है, अपोजिशन किसी को भी वो नामजद कर सकते हैं कि जाके बात कर लें, ठीक है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इंटेंशन या किसी के मैंडेट को मानना ये बड़ा ज़रूरी है। मेरा सवाल ये है कि मुझे कोई ऐसा दिन नहीं मिला, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं मिला, मैं रोज एक प्रोग्राम में बैठता हूँ, कि जब मुझे ये कोई ना कहे, पीपल्स पार्टी का बंदा या नून लीग का बंदा, कि जनाब मैं आपके मैंडेट को नहीं मानता। ये अगर मेरे मैंडेट को नहीं मानते, मेरे किए हुए फैसले को नहीं मानते, तो किसी दिन अगर मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं आपको अपोजिशन नहीं मानता, ये मुनाफली आपके पास तो सिर्फ नहीं है कि आप मेरे मैंडेट को नहीं मानते, भी मैं भी आपके मैंडेट को नहीं मानता, आप मेरी हुकूमत को नहीं मानते, मैं आपकी अपोजिशन को नहीं मानता। सो बेसिकली मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठ के जो इस्लाहात होनी चाहिए कवानीन में, वो बड़ी जरूरी हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन की बात, इलेक्शन तरमीम की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशनल की बात हो रही है, इसमें जो प्रोसेस है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का उसमें होनी चाहिए, चेयरमैन नैब वहाँ पे होनी चाहिए। फिर बहुत सारी चीज़ों पर आपने इतफाक राय करना है, अपोजिशन है और गवर्नमेंट है, फिर मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के। अभी तक यहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि एमिकेबली तय होता था, वो हमारे साथ ये नहीं कर रहे। बार बार एक बात पे इसरार करते हैं, कहीं ना कहीं जाके डेडलॉक आ जाता है। जहाँ डेडलॉक आता है तो फिर प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये और सारे का सारा फोकस ये है कि पहले हमारी बात, मसलन अभी जो बात हो रही है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को आप क्यों समझते हैं कि मुतनाज़ है? भाई चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का क्या काम के पहले हमें बताए, वो अपना जो प्रोफेशनल आदमी है, अपने प्रोफेशन के मुताबिक उसकी ड्यूटीज हैं वो करे। वो कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला? जी कंसेंसस बिल्ड करें। कंसेंसस बिल्ड करना हमारी अपनी जरूरत है। ये आप कह लें कि जमहूरियत की जरूरत है, जमहूरियत कर लेगी। आपका एक प्रोफेशन, आपका एक अदारा है, उस अदारे का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। आप उस पर बात करें। जब हमें ये कहें कि हमें बुलाते नहीं है लिहाजा आपका रिफॉर्म नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजों में हो नहीं रहा, जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया कि डेडलॉक आ जाता है जाके ऑपोजिशन के साथ, वो बात अपनी पहले मनवाना चाहते हैं। लेकिन आमिर अब्बास साहब, दो चीजें, एक तो चीमा साहब ने कहा जो मैंने कानून ये कहता है, जो भी मुझे अभी भी डर है, मुझे अभी भी ये डर है कि यहाँ भी डेडलॉक हो जाएगा। खतरनाक बात यह है कि यहाँ भी डेडलॉक होता नजर आ रहा है मुझे ये, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीमा साहब ने ना मोरालिटी की बात की, तो यहाँ पे तो मोरालिटी वैसे है ही नहीं। आप जो भी कह लें, किसी भी मामले में बात कर लें कि कानून आपका ये कह रहा है कि आपने अपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी है तो करनी है, अनटिल अनलेस आप कानून तब्दील कर दें। और दूसरी चीज़ ये कि चलें अगर ये फाइनल फैसला नहीं भी हुआ तो इन लाइन्स पे सोचा तो जा रहा है ना। फरूक नसीम साहब ने भी कहा कि क्योंकि चेयरमैन नैब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए, तो क्या वाकई नैब ने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है? देखिए, कारकर्दगी, पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि कानून कतन इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए लीडर ऑफ द अपोजिशन और वो किसी और को नॉमिनेट, वो नहीं हो सकता कतन। अच्छा। इस पे जजमेंट भी है और ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, किसी भी अदारे की कारकर्दगी का अगर हमने जायज़ा लेना है तो उसका सबसे बड़ा पैमाना इस मुल्क की आवाम है, फिर इस मुल्क की अदलिया है। अगर हम देखते हैं कि पानामा के बाद जो केसेस आए, जो JITs ने बनाए, वो सारे नैब के पास चले गए और नैब ने पिछले 3 या 4 साल में जो वहाँ पे केसेस बनाए जिसमें वो कहा करते थे कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो उसमें वो तमाम जो फेसेस थे वो इस वक्त कोई भी नैब की कस्टडी में नहीं है। अल्टीमेटली अदालतों में नैब साबित नहीं कर सकी कि वो किस अंदाज में कनेक्टेड हैं। और उसके बाद अगर अंदाज़ा लगाना होता है तो नैब की जो परफॉर्मेंस है पिछले कोई 3 चीफ जस्टिसेज और सुप्रीम कोर्ट के, आप नैब के बारे में अगर आप रिमार्क्स देखेंगे काफी तो वो क्रिटिसाइज करते रहे नैब को। बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे नैब बिल्कुल किसी भी तरीके से जो अपनी कानूनी, उसमें लिखा गया कि नैब अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम है। तो ऐसी सूरत हाल में जब अवाम भी ये समझती है कि ये एहतसाब एक मजाक बन चुका है और अदालतें भी इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं। जब वो जमानतें हो जाती थी तो खुद हुकूमत के लोग भी अक्सर कहते थे कि भाई प्रोसिक्यूशन ही अच्छी नहीं होती है, तो ये वहाँ अब ये बात जो नैब के लोग जाते हैं, जुर्माने करा के आ जाते हैं उनके वकील। ये जो प्रोसिक्यूशन आपने कहा कि कहती थी नहीं होती, उसी प्रोसिक्यूटर जनरल के बारे में भी ये है कानून में कि उसको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। 3 साल के बाद उसने घर जाना है। सुप्रीम कोर्ट का इरफान कादिर चौधरी निसार अली वाले केस में फैसला है, लेकिन इसी हुकूमत ने उसी प्रोसिक्यूटर जनरल को भी एक्सटेंशन दी। किस तरीके से? इसी ऑर्डिनेंस के जरिए से। अब जब ये ऑर्डिनेंस चैलेंज होंगे अदालतों में
तो फिर उस पे भी अदालतें मुझे याद है null and फरोग void- नसीम साहब ने यही कहा कि वो भी बड़ा जबरदस्त काम null and कर रहे void हो हैं। जाएगा। असगर हैदर साहब, हाँ जी, उससे ये वही उन्होंने कहा कि वो चाहते नहीं थे एक्सटेंशन लेना, लेकिन वो बहुत देखिए, जबरदस्त काम कर रहे हैं। हुकूमत क्यों नहीं कानून साजी करती, क्यों है। नहीं इसको हटा देती लीडर ऑफ द अपोजिशन को और किसी और को इंडक्ट करती सही है। अच्छा, ये शशि पलेजो साहब, ये बुनियादी नुक्ता, एक मामला तो ऑब्वियसली था इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती वाला, तो उस पे वजीर आजम ने शहबाज शरीफ को, अपोजिशन लीडर, कतई नजर इसके कि भाई कौन है, लेकिन क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं तो वजीर आजम साहब ने उनको खत लिखा, उनसे मुशावरत की, शहबाज शरीफ साहब ने जवाबी खत लिखा, उन्होंने नाम भिजवाए कि मेंबरान कौन कौन से होने चाहिए। लेकिन इस मामले में क्योंकि वो कहते हैं नैब का अपना केस चल रहा है, वो मुल्जिम है, तो हम उनसे मुशावरत नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि ये चीज़ जो हुकूमत बहुत अरसे से पहले, जब पीटीआई की हुकूमत नहीं भी बनी थी, अपोजिशन में थे, तब भी कहते थे कि ये तरीका कार ही गलत है कि कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बैठे आपस में मुशावरत कर लें और आप सरबराहों को लगा दें। यू थिंक दिस शुड बी चेंज्ड? सादिया, मुझे थोड़ा सा जवाब देने का प्लीज मौका दीजिएगा। आपकी बात पे आती हूँ। जी, पहली बात ये कि इमाम साहब ने जो बात कही, मैं उसको बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ और रद्द करती हूँ, क्योंकि मामला फहमी, डायलॉग या गुफ्तशुनीद पीटीआई के मेरे ख्याल में लेगेसी में है ही नहीं। पहली बात ये कि वो हर चीज़ या जोर पर या साजिश की बुनियाद पर करना चाहते हैं। उन्होंने बात सीखी ही नहीं है कि सियासत में जो मुख्तलिफ तकाजे होते हैं, मयार होते हैं, उस हवाले से मौलवी सिंह ने कहा था एक स्टेप आगे दो पीछे भी। वो आपके हर जो है आप फील्ड में ये आपको करना होता है, लेकिन गुफ्तशुनीद का पहला मरला ये होता है। फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। ये हुकूमत वैसे ही बैसाखियों पे खड़ी है, उसके बाद भी जब जो अहम तरीन कानून सर, एक तो होती तब्दीली, वो भी बड़ा मुश्किल मरला होता है, खासकर पार्लियामेंट के ज़रिए में बात करें। एक दूसरे की बुनियादी तब्दीलियाँ, देखिए लैब के और बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ भी डिस्कस, ऑब्वियसली यहाँ टाइम का थोड़ा मसला है। मैं थोड़ा बताऊँ, लैब के हवाले से खुद पीटीआई, खुद आपकी हुकूमती लोग, आपके जो उनके बैरून मुमालिक में जो ओवरसीज लेते हैं, उन्होंने 12 कहा है। अभी राजा साहब की भी इस बात से पता चल रहा था कि इसमें बड़ा ही कंट्राडिक्शन, कंट्रोवर्सी है। अब ये कहेंगे, ये मयार होगा कि अपोजिशन लीडर जो उस पर केसेस भले झूठे हो, उनको भी बताए कि मयार उनके अपने हैं। एहसाब के नाम पर एक एंडलेस, एक बिशप सर्कल वाला जो है इंतकाम चल रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी, नून लीग के खिलाफ भी। हमने बड़े कंप्रहेंसिव रिफॉर्म के पैकेजेस दिए कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन आपने देखा हमने सबको बिठाया, सिर्फ 2/3 मेजोरिटी नहीं, हमने एक एक स्टेक होल्डर को न सिर्फ बिठाया, उनको सुना और हम फिर किया या आगे बढ़े। और ठीक है, आई हैव टू वाइंड अप हियर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सेनेटर शशि पलेजो साहबा, जमशेद इकबाल चीमा साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।